हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष पे। भारत को आज़ादी कैसे मिली और किस तरह से उदारवादी शुरुआती दौर और फिर उग्रवादी रूप धारण किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन कैसे हुआ और किस तरह से आज़ादी का जो आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, किस तरह से हमें वो उपलब्धि प्राप्त हुई। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नोट करते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो गया है। शुरू करते हैं। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। एक दिन का परिणाम नहीं है। कहा गया है कि सत्ता की गांठें नाखून से नहीं खुलती और ना ही कोई सत्ता थाली में परोस कर देता है। ये हमारा हक है, हमें छीन कर लेना पड़ेगा। आज़ादी के लिए जब स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ तो अंग्रेज़ों को ये अंदाज़ा नहीं था कि जहाँ पे हम शासन कर रहे हैं और जिस रूप में हम शासन कर रहे हैं, हम भारतीयों को बेवकूफ़ बनाकर शासन कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला है। लेकिन फिर भी 190 साल तक इन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाया और पूर्ण रूप से शासन किया। और टोटल देखा जाए तो लगभग 350 वर्षों तक, जिसमें व्यापारिक और राजनीतिक दोनों समय शामिल है, तक अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया। व्यापारिक गतिविधियों के लिए जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके बाद जैसे ही 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध से लेकर के ये राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हो गईं। 1757 से 1600 के बीच में जो 157 साल ये थे, इसमें व्यापारिक एकरूपता यानी एकाधिकार प्राप्त करने का होड़ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल, डच, स्पेनिश, फ्रांसीसी और साथ ही साथ अरब और कुछ भारतीय से इन्होंने संघर्ष किया। और जैसे ही अपने आप को इन्होंने बंगाल में इस्टेब्लिश करने के पश्चात जब प्लासी, बक्सर इन युद्धों में जब ये निर्णायक जीत प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद में स्थिति बदल जाती है। और जब राजनीतिक एकाधिकार ये प्राप्त कर लेते हैं, तब ये हमारा शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। पहले व्यापारिक रूप से शोषण करते थे तो नज़र रहता था हमारे शासकों का, समय समय पर इन्हें दबा दिया जाता था। लेकिन जब इन्होंने राजनीतिक रूप से एक अधिकार प्राप्त कर लिया, तब इनको दबाने वाला कोई नहीं था। और हमारे हिंदुस्तान के कई ऐसे योद्धा विलीन होते चले गए, या कह सकते हो कि अंग्रेज़ों के निशाना बनते चले गए और उनकी हत्या कर दी गई। यानी एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला है कि जहाँ पे केवल और केवल भारतीयों की लाशें निकलेंगी। कहा गया है, आज़ादी यूं ही नहीं मिली है हमें किसी के उपहार में, हमने कईयों को गंवाया है इस धरती में दफन होने के लिए। चाहे वो भगत सिंह हों, सुखदेव हों, राजगुरु हों या जतिन दास हों, लाला लाजपत राय हों, सुभाष चंद्र बोस हों या अन्य बहुत ऐसे हैं जिसका नाम समय समय पे आपको देखने को मिलेगा। इन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, तब एक ऐसा पैगाम हमारे पास लाया
जिसे हम आज आज़ादी के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। इन 3 चरणों को समझने के लिए पहले आप समझिए कि मान लीजिए एक घर है। इस पॉइंट को कोई मिस मत कीजिएगा। अगर इस पॉइंट को समझ जाओगे पूरा स्वतंत्रता संघर्ष समझ जाओगे। एक आपका घर है, और इस घर में आपके एक एक्स व्यक्ति आकर के घुस जाता है और आपके घर में आकर के केवल इसलिए आ पाता है क्योंकि वो चाहता है कि हमें आपके यहाँ रह करके कुछ काम करना है, हमको शरण दे दीजिए। क्या मांगता है आपसे? वो एक शरण मांगता है। और आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वज जो थे, दादा के परदादा जो थे, उन्होंने क्या कहा? उनका समय था, वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा अरे ठीक है, रह जाइए। उन्होंने शरण दे दिया और शरण पाने के पास यह व्यक्ति व्यापार करने लगा। कुछ छूट भी इसको मिल गया, लेकिन जैसे जैसे इसका व्यापार बढ़ता गया वैसे वैसे वो घर पे कब्जा करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि वो पूरे घर पे कब्जा कर लिया और अब इस घर के निवासियों को, जिनका वास्तविक मूल है, उन्हें मार मार के भगाने लगा, मार मार कर भगाने लगा और यह इनको अपना नौकर बना लिया, अपना दास बना लिया, यानी अत्याचार करने लगा। अब आपको ये घर दोबारा चाहिए, अब आपको ये घर दोबारा चाहिए, लेकिन अब पीढ़ी बदल गई है। एक लंबा समय हो गया है, पीढ़ी बदल गई है, लेकिन परिवार में दादा हैं, पिता हैं और फिर पुत्र हैं। अभी भी 3 पीढ़ी के लोग हैं। जब दादा युवा थे तब उनका एक पुत्र था और ये नहीं था। युवा हैं लेकिन फिर भी उदार हैं। अब ये कहते हैं हमारे दादा परदादा ने आपको शरण दिया था, हमारे पिता ने आपको शरण दिया था, पिता ने हमारे आपको शरण दिया था और आज आप कब्जा कर लिए हैं, गलत बात है। ये उदारतापूर्वक ये व्यक्ति कहता है और इनकी उदारता को ये देख करके कहता है अच्छा ठीक है, आप इतने उदार हैं, हम सोचेंगे। और ये हर बार यही कहते कि आप घर छोड़ दीजिए और ये हर बार कहता हाँ छोड़ देंगे, हाँ छोड़ देंगे। और ये कहते कहते ये व्यक्ति अब युवा से, इसके युवा से अब ये बन गया वृद्ध और इसका जो पुत्र हुआ ये हो गया युवा और ये हो गए प्रौढ़ और इनका एक पुत्र हुआ शिशु, यानी एक हुआ पुत्र। लेकिन अब प्रौढ़ावस्था से भी ये समझा रहे हैं। इनका पुत्र इनका कह रहा है, जो युवा है वो कहता है पिताजी ये आप इनको इस तरह से समझाते हो, ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं, थोड़ा सा गुस्सा उस्सा दिखाइए जिससे कि ये डर जाएं, भाई छोड़ देंगे। तो ये कहते नहीं बेटा प्यार से कहो, और तब तक समय आ जाता है ये बहुत ही वृद्ध हो जाते हैं और ये हो जाते हैं प्रौढ़ और ये हो जाते हैं युवा। समय परिस्थितियां बदलती गईं। अब दादाजी को कोई सुन नहीं रहा था, दादाजी की बातें भी प्रासंगिक नहीं रह गई थीं, क्योंकि इन्हें अब जो कि ये प्रौढ़ हो चुके थे, अब ये जा करके थोड़ा सा डरवाए
कि देखो भाई, हमारे पूर्वजों ने आपको रहने की व्यवस्था आपके पूर्वजों को दिया था, लेकिन आपके पूर्वज बहुत बदतमीजी से कब्जा कर लिए। अब आप लोग उस पर अपना हक जमाते हो, ये गलत है, छोड़ दो और नहीं तो मारेंगे। जब ये बोले मारेंगे तो इसने कहा देखो भाई, आप भी आ जाओ, थोड़ा सा इसमें जगह ले लो, रहो आकर के, लेकिन अब पूरा छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि तुम्हारा है तो तुम योग्य हो जाओगे, एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर योग्यता भी नहीं कि तुम परिवार घर को संभाल सको। अब इनको लगा कि हमको थोड़ा सा देने की बात कहें, इनको लगा कि देखा गुस्सा हमारा, हमने गुस्सा दिखाया तब ये शांत हो गए, लेकिन ये बातें इसको समझ में नहीं आ रही थी। पुत्र ने कहा पिता से कि दादा ने भी वही गलती किया और आप भी विनम्रता दिखा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पहुँचे और यहाँ पे पहुँचते ही दो चार तमाचा मारे और उठा के बर्तन फेंकने लगे। और तभी इसमें एक समझदार भी थे, इनके भाइयों में एक समझदार थे। उन्होंने कहा देखो भाई, अगर मारपीट से घर लेना ही होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम इन्हें इनकी औकात दिखाएंगे और इनको बाहर ज़रूर फेंकेंगे, लेकिन एकजुट होकर के। अब पूरे परिवार के लोग एकजुट हुए और नेतृत्व हुआ गांधी का। और गांधी जी ने सब लोग मिल कर के, इसमें गुस्से वाले भी लोग थे, इसमें प्यार देने वाले भी लोग थे, इसमें मारने वाले भी लोग थे, यानी तीसरी पीढ़ी के लोग, जिसे तृतीय चरण कहा जाता है। जब हर तरह से सक्षम हुए, अंग्रेज चले गए। ये एक घर की भांति ही हमारे हिंदुस्तान पर इनका कब्जा था। हमें उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी कि दादा की विनम्रता, पिता का थोड़ा सा क्रोध, पुत्र का क्रोध चरम पे, मिल करके सब लोगों ने क्रमशः जब भगाया तो घर खाली हुआ। ऐसे ही हमारी हिंदुस्तान जैसा घर, ये हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया हमारे हिंदुस्तान हुआ करती थी, इस हिंदुस्तान को उन लोगों ने छोड़ा तो ज़रूर, लेकिन हमारे टुकड़े कर दिए, हमको बांट दिए, हमें विभाजित कर दिए, कई टुकड़ों में हिंदुस्तान को काट दिए, लेकिन घर छोड़ा तीसरे चरण में। तो हम इसी संघर्ष को शुरू करेंगे। प्रथम चरण में 1885 से 1905 तक का समय आता है, और इसमें क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 1885 में होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्रता संघर्ष हम पढ़ा रहे हैं, अभी 85 से पहले और कुछ क्षेत्रीय जो संगठन रहे हैं, उनके बीच का जो इतिहास है वो 5 से 7 क्लास का है। वो मैं भी इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि एक बार जब ये समझ जाएंगे आप, तब मैं इसको फिर पढ़ाऊँगा तो आपको समझना आसान होगा, जिसमें संवैधानिक विकास भी है, संवैधानिक विकास है, और गवर्नर जनरल हम बता चुके हैं। संवैधानिक विकास की विशेषताओं को हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब पूरा 35 से लगा करके 37 से लगा करके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पूरा इतिहास हम बताएंगे। प्रथम चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक का है। यह 1905 क्या है? 1905 ये करजन के समय में बंगाल विभाजन है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है, और ये जो 20 सालों का इतिहास है, इसमें हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए पूर्ण आज़ादी भारत का कभी डिमांड नहीं था। पूर्ण आज़ादी इन्हें भी नहीं चाहिए। ये कहते रहे कि देखिए भाई, हमें केवल इतनी अधिकार दे दीजिए कि जिससे हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो धार्मिक है,
धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक जो सरोकार है वो हम फुलफिल कर सकें, हमारे मालिक आप ही रहिए। ये अति उदारवादियों का समय था। ये कहते थे कि ठीक है, आप राजा बन करके रहना चाहें राजा बन करके रहिए, सर्वे सर्वा बन करके रहिए, लेकिन हमें भी कुछ आज़ादी तो थोड़ा सा दीजिए। ये अन्याय मत कीजिए हमारे साथ, हमको एजुकेशन दीजिए, हमको आगे बढ़ने का थोड़ा मौका दीजिए। जिस तरह से ब्रिटेन में लोगों को आज़ादी मिली हुई है, हमको भी दीजिए। ब्रिटेन ने कहा, यानी अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम लोग अभी सक्षम नहीं हो, तुम लोग देश संभाल ही नहीं सकते क्योंकि तुम लोग गंवार हो, तुम लोग बर्बर हो। हम तुम्हें योग्य बनाने आए हैं, हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। ये हमें सभ्य बनाने आए थे। ये वो देश के लोग थे जहाँ के लोग हमारे हिंदुस्तान में अगर 400 का मनसब पाते थे तो पूरे यूरोप में जाकर के गाना गाते थे कि हमारे यहाँ का लड़का, जैसे आज के लोग अमेरिका जाता है कि लड़का तो पूरे मोहल्ले में जाके हल्ला मचाते हैं, ऐसे कभी वो लोग जब हिंदुस्तान आते थे तो वहाँ हल्ला मचाते थे। ये लोग जो 1 रुपया के लिए अपने पिता को मार देते थे, 1 ब्रेड के लिए औलाद को फेंक देते थे, ये लोग हमें कहते हैं कि तुम बर्बर हो। हमारे हिंदुस्तान के लोग जहाँ अतिथि देवो भव की भावना थी, हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे इनको व्यापार करने के लिए छूट दी गई थी, वही हिंदुस्तान जहाँ पर हाकिम साता है और जहांगीर के दरबार में 400 का मनसब पाता है, ये लोग हमें असभ्य कहते थे। लेकिन क्यों कहते थे? क्योंकि हमारी एकता नहीं थी, हम एक नहीं थे, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, हमारे अंदर किसी तरह से आजीविका चलाने की वो थी, हमारे अंदर सैनिक भूख तो थी, हम योग्य तो थे, हम वीर तो थे, हम हथियार चलाने में सक्षम तो थे, लेकिन हम किसके लिए चलाएं, इसका अंधेरापन था। हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त ही नहीं थी। हम किसके लिए लड़ रहे हैं ये जाने बगैर हम केवल अपनी आजीविका देख रहे थे। हमारे अंदर केवल क्षेत्रीयता की भावना थी, हमारे अंदर जातीयता की भावना थी, हमारे अंदर एकरूपता नहीं था, हमको कोई निर्देशित करने वाला नहीं था, निर्देशित करने वाला कोई नहीं था। यानी कि जितने भी प्रकार की गतिविधियां हो रही थीं, केवल और केवल बस थोड़ा सा पढ़ाई का और किसी तरह से नौकरी मिलने का। यानी प्रथम चरण बंगाल विभाजन तक था और दूसरे चरण में बंगाल विभाजन से 1919 तक ये दूसरा चरण हुआ। इसमें क्या था कि उदारवादी और साथ ही साथ उग्रवादी दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ चलते रहीं। जब तीसरा चरण आया, तीसरे चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है, लेकिन किस तरह से, जैसे हमारे राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी तो हम एक नहीं होते थे, तो ऐसी कौन सी गतिविधियां हुई कि हमें राष्ट्रीयता की पाठ पढ़ा गई? ऐसी क्या बात हुई कि हमको ये महसूस होने लगा कि हमको एक होना चाहिए और ये हमारा देश है? तो पहला कारण हुआ आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखा गया कि हमारे यहाँ से, जैसे दादा भाई नेहरूजी ने
1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने बताया कि हिंदुस्तान के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो है मात्र 20 रुपया है और हिंदुस्तान से पैसा बाहर जाता है, यानी कि एक बार जो पैसा हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है वो दोबारा हमारे यहाँ नहीं आता है। अंग्रेज हमें चूस रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस बात को बताया है। इनकी एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने बताया है आर्थिक कारण के रूप में देखा गया कि हमारे यहाँ काफ़ी गरीबी बढ़ती जा रही थी, अकाल पड़ते जा रहे थे और एक समय ऐसा आया कि हमें लगा कि हमारा देश ही है, हम लोगों का नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, जैसे ही अंग्रेज़ों को, अब भाई यहाँ पे अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में, लेकिन यहाँ पे काम करने वाले क्लर्क चाहिए थे। वहाँ से अंग्रेज आएंगे तो बड़े पदों के लिए होंगे, लेकिन चपरासी कहाँ से लाएंगे, क्लर्क कहाँ से लाएंगे? यानी कि डी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए आदमी कहाँ से लाएंगे? तो इन्होंने ब्लैक इंग्लिश तैयार किया, यानी कि चेहरे से भारतीय बाकी अंग्रेज तैयार करने की कोशिश की गई। और जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा की व्यवस्था जो रखी गई, लॉर्ड मैकाले जैसे विद्वानों ने अंग्रेजी माध्यम बनाया। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हमारी शिक्षा नीति एक ऐसे अंग्रेज वफादार तैयार करेगी कि वो चेहरे से तो भारतीय होंगे लेकिन काम से अंग्रेज, और हमारे गुलाम प्रथम होंगे, मतलब पहली श्रेणी के हमारे गुलाम होंगे। बातें तो सत्य थीं। कई ऐसे भारतीय अंग्रेज़ों के ऐसे वफादार हुए कि 2 अक्षर अंग्रेजी पढ़ करके वो अपने लोगों के ही दुश्मन बन गए, चाहे वो जमींदार बने, चाहे वो प्रशासक बने, चाहे वो लिपिक बने, चाहे वो चपरासी बने। लेकिन उन्हीं में से कुछ भारतीय अंग्रेजी पढ़े तो उसका पढ़ाई का फायदा ये हुआ कि वो आधुनिक समाचार पत्र पढ़ने लगे। आधुनिक समाचार पत्र पढ़ने लगे और वो पत्र कौन सा था? अंग्रेजी में था। कहाँ पे था? लंदन में था। जब लंदन में वो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़े तब उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों में तो अधिकार नाम का भी कुछ चीज़ होता है, वहाँ के लोगों में समानता नाम का भी कोई चीज़ होता है, वहाँ के लोगों का समानता, साथ बैठना, सामाजिक स्तर, ये सब ऊंचा है और हम भी हिंदुस्तान में इन्हीं के अंदर हैं, तो ये हमको क्यों नहीं मिला हुआ है? यानी अब अधिकार और समानता की बातें नहीं मिलना कुछ भारतीयों को खटकने लगा। इनको लग गया कि अंग्रेज हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ तो अंग्रेज के वफादार बन गए, लेकिन कुछ आधुनिक समाचार पत्र पढ़ करके, वहाँ का माहौल देख करके, वहाँ के साहित्य पढ़ करके, वहाँ के साहित्य दर्पण को पढ़ करके उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेज हमारे भारतीयों के साथ छल कर रहे हैं। और ये बातें फिर वो भारतीयों को बताना शुरू कर दिए। आधुनिक समाचार पत्रों का उदय हुआ, राष्ट्रीय साहित्यिक का प्रभाव हुआ। जैसे
जब वहाँ से ये लोग पढ़ कर के आए तो इन्होंने सोचा हम किस तरह से अपने भारतीयों को ये बात बताएं कि उनके साथ छल हो रहा है। भारतीय तो भोले हैं। तभी विवेकानंद जी ने कहा भी है कि हम जब तक भारत में गरीबी है, अशिक्षा है, हम हर उस व्यक्ति को दोषी मानेंगे जो पढ़ा लिखा है और समाज को बदलने में ताकत रखता है, क्योंकि वो तो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे बदलाव हो, लेकिन तुम तो शिक्षित हो। तो विवेकानंद जी ने इसीलिए कहा है कि मैं पढ़े लिखे व्यक्ति को ही दोषी मानूंगा जब तक कि गरीबी और अशिक्षा भारत में है। जब साहित्य के रूप में स्थानीय भाषा में वही पढ़े लिखे लोगों ने लिखना प्रारंभ किया तो कुछ लोग जो अपनी स्थानीय भाषा में प्राप्त करते थे उन्हें लगा कि हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, तो धीरे धीरे वो भावनाएं पनपने लगी। राजनीतिक कारण कहा जाता है कि कुछ अनजाने में ही सही लेकिन लाभदायक काम कुछ लोग कर जाते हैं। मान लीजिए एक्स व्यक्ति और ये वाई व्यक्ति है, ये अंग्रेज हैं। पहले एक्स व्यक्ति के पास जमींदारी थी लेकिन ये ज़्यादा पैसा नहीं दे पा रहे थे। अब अंग्रेज ने जमींदारी इनको दे दिया। ये 10,000 रुपया एक जगह का देते थे, इन्होंने काम 20,000 देंगे, जनता को लूटेंगे, खसोटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, फेंकेंगे और आपको पैसा देंगे। इनको लगा कि हम 10,000 लेते थे तो जनता से प्यार से बात करते थे और जनता को हम जनता के नज़रों में भी अच्छे थे, इनमें भी थे। अब इनको दे दिया गया है, अभी फ़ायदा ये पाएंगे, हम तो पाएंगे नहीं। तो जब फ़ायदा ये पाएंगे तो जनता को ज़्यादा पैसा लूटेंगे, तब तो इनको ज़्यादा देंगे। इन्होंने कहा हम जनता के साथ हैं और जनता को बताया कि अंग्रेज़ गलत कर रहे हैं, हम प्यार से आपसे वसूलते थे, अभी आपको मार के वसूलेगा तो हमारे साथ वो युद्ध करो। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना जगी। तीव्र परिवहन एवं संचार व्यवस्था का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए जब रेलवे आया, देखो अंग्रेज़ों ने रेलवे को तो अपने फ़ायदे के लिए चालू किया था। वो ज़्यादा लोहा, कोयला और भारत के संसाधन खनिज वो कहाँ ले जाना चाहते थे? इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। लेकिन जो है जब वो इंग्लैंड ले जाना चाहते थे भंग हो रहा था, यानी खनिज लेकर के जाना चाह रहे थे। साथ ही साथ ये हुआ कि रेलवे में कई ऐसी बोगियां बनाई गईं जिसमें नस्लीय भेदभाव दिखा। नस्लीय भेदभाव दिखा कि अगर मान लीजिए 10 बोगी है, ये ट्रेन है, ट्रेन का इंजन है, एक बोगी, फिर दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, चौथी बोगी, मान लीजिए 4 बोगी है, तो ये 3 बोगी होती थी अंग्रेज़ों के लिए। इसमें अच्छी व्यवस्था होती थी, इसमें सब में बेहतर व्यवस्था थी। और ये था भारतीयों के लिए, खड़े खड़े जाओ, ना गद्दी था ना कुर्सी था, बस भूसा तरह बैठ जाओ। तो लोगों ने देखा कि इसमें तो बहुत भेदभाव है भाई, हमारे देश में चल रहा है, हम ही लोगों से पैसा ले रहे हैं और हम ही को इसमें भूसा बैठा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीयता के प्रभाव में, राष्ट्रीयता के जगाने में एक योगदान दिया। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। देखा गया कि ये भारतीय, ये जो अंग्रेज हैं, ये गाय का मांस भी खा लेते हैं, ये सूअर का मांस भी खा लेते हैं और हमारे साथ आके बैठ जाते हैं। सूअर इस्लाम में हराम है, सूअर इस्लाम में हराम है और गाय हिंदुओं का पूजनीय है और अंग्रेज दोनों खा लेते हैं। भाई धीरे धीरे फिर और जागरण फैला। फिर लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए एकजुट होने की कोशिश किए और राष्ट्रीयता का भाव पैदा हुआ।
भेदभावपूर्ण नीति ये था कि जो अंग्रेज होते थे उनको बेहतर वेतन मिलता था, घर मिलता था, नौकर मिलते थे, और अगर उसी पद पर भारतीय है तो उसको व्यवस्था नहीं मिलता था। एक बार लॉर्ड रिपन के समय में एक बिल आया जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इल्बर्ट बिल लाया गया कि जो भारतीय जज हैं, जिस तरह से अंग्रेज जज भारतीयों का मुकदमा देखते हैं, उसी तरह से भारतीय जज भी अब अंग्रेजों का मुकदमा देखेंगे। अंग्रेजों ने एक होकर के रिपन से कहा इल्बर्ट बिल वापस लीजिए, और जब सब लोग एक हो गए और रिपन को उस बिल को वापस लेना पड़ा, उसे ही इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जाना जाता है। जब वापस लेना पड़ा तो भारतीयों ने देखा मतलब एकता में बल है और हमारे साथ ये तो छल है। अब साफ साफ इनकी पूरी फितरत सामने नजर आने लगी और एक होकर के भारतीय भी सोचे अगर हम भी एक होकर लड़ें तो हम तो इन्हें बाहर फेंक देंगे, यानी राष्ट्रीयता का भाव जगा। शासकों का जो प्रजातिगत व्यवहार था, अहंकार था, अंग्रेजों को लगता था कि तुच्छ को हम अपने पास कैसे बैठाएं। कुछ भारतीय लोग भी अंग्रेज बन गए थे, वो किसी को समझते ही नहीं थे, तो उससे भी भारतीयता का भाव आया। और जो लिटन थे, लिटन के समय में कई ऐसी नीतियां लाया गया जो भारतीयों के खिलाफ था, जैसे लोक सेवा में यानी ICS परीक्षा में एज 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। कई ऐसे तमाम प्रकार की नीतियां लागू की गई लिटन के समय में कि जो भारतीयों को एक होने के लिए बाध्य किए और राष्ट्रीयता का भाव जगा। तो साथियों, भारत में राष्ट्रीयता का जो उत्पत्ति का कारण था, जिससे कि उसी के आधार पर ये जो प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीयता के भाव को आने के बाद शुरू हुआ। ये वही कारण है राष्ट्रीयता के भाव को लाने में, जो धीरे धीरे और क्रमशः सीखा भारतीयों ने, यानी कि परदादा, दादा, पिता और फिर पुत्र ने शुरुआत यहाँ से हुई अपने घर को वापस मांगने की, और आज़ादी पुत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ। यानी कि इस दौर में लगभग 190 साल तक काफ़ी संघर्ष झेला है हिंदुस्तान ने। यानी आज़ादी यूँ ही नहीं मिली है किसी के हमें मुकाम से, हमने संघर्ष भी किया है और अपनों को खोया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।